बीते 9 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी और कितनी अभी भी वह बढ़ रही है। जो जरूरत की चीजें हैं, सामान है, उसकी कीमत लगातार इस दौर में बढ़ती चली जा रही है। सरकार जानकारी देती है कि बीते 9 सालों में 2014 से अब तक इस दौर में एवरेज 56% महंगाई बढ़ी। जो दूध है उसकी कीमत में 61% की बढ़ोतरी हुई और जो टमाटर है उसमें 115% की बढ़ोतरी हुई। और जो दाल है, खाने की दाल, तुअर की दाल, उसमें 120% की बढ़ोतरी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 9 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम गिरते चले जाते थे, लेकिन भारत में इसके दाम बढ़ते चले जाते थे। यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति इस दौर के भीतर दिखाई देने लगी। जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसकी मासिक कमाई का बड़ा हिस्सा इस दौर में भोजन, स्वास्थ्य और बच्चों की फीस पर खर्च होता है। उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इस दौर में उनको लेकर भी कितनी नाजुक स्थितियां दिखाई दे रही है। बढ़ती महंगाई, घटता रोजगार, जो रोजगार है, जो युवाओं के सामने जो रोजगार का बड़ा संकट है, कितनी स्थिति नाजुक है। रोजगार को लेकर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42%, इसके पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। जो डिग्रीधारी युवा है रोजगार खोजने निकलते, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर पैदा हो चली है। इस देश के भीतर किस सेक्टर का जिक्र करें? मेडिकल सेक्टर। आप यदि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में एमआरआई कराने जाते हैं तो आपको 4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल का ये हाल है। बाकी जगह कैसी स्थिति होगी? और खबरें आती ही रहती है। मेडिकल सेक्टर भी इस दौर में कितना नाजुक होता चला गया। और जो एजुकेशन सेक्टर का ही जिक्र करें तो एजुकेशन सेक्टर में जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कितनी असमानताएं दिखाई देती है। एक तरफ सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा, बच्चों की संख्या कम है, वही प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इतनी असमानता है सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिखाई देती है। सवाल हर सेक्टर को लेकर है इस दौर में। इस देश की अपनी जरूरत क्या है? बुनियादी सुविधाएं अभी भी लोगों की पहुंच से गायब है। जो बुनियादी सुविधा है, रोटी, कपड़ा, मकान, इस देश के भीतर यदि 80 करोड़ लोग महज 5 किलो अनाज पर निर्भर होते चले गए, और न सिर्फ निर्भर होते चले गए बल्कि गहराई से सोचे तो सरकार ने इन्हें निर्भर कर दिया है। सच तो यही है। चलिए मान लेते हैं कि इस देश के भीतर 4 ही जाति है, जो कि प्रधानमंत्री ने बीते चुनाव में 4 जाति का जिक्र, महिला, युवा, किसान और गरीब, इनको जाति का जिक्र करके वह अपने संबोधन में जिक्र किया करते थे। तो उसी को यदि परखना शुरू करें तो उनकी मौजूदगी भी कितनी नाजुक होती चली जा रही है। गरीब तो उस कतार में शामिल हो गया है, जो कि गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उस महज 5 किलो अनाज पर निर्भर होता चला गया है। महिलाएं, उसकी मौजूदगी भी कितनी नाजुक होती चली जा रही है। सीएमआई की रिपोर्ट ही बतलाती है कि इस दौर में 2018 से अब तक उनके बीच जो रोजगार है 26 लाख की कमी आई है। और किसानों के सामने, किसानों को तो अभी भी इस दौर में एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसानों की लागत उन्हें नहीं मिल पा रही है। और सरकार तो जो जिक्र करती थी कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन वह भी इस दौर में नहीं हुई है। और जो युवाओं का यदि जिक्र करें तो जो बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी इस दौर में है। जो डिग्रीधारी युवा है रोजगार के लिए निकलते, रोजगार मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति बेरोजगारी को लेकर है इस दौर में। किस सेक्टर की बात करें? इस देश के भीतर जो पीएसयूज जो रोजगार देने का काम करते हैं, लाखों लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलता है। सरकार ने 23 पीएसयूज को बेचे इस दौर में। आपको जानकर हैरानी होगी, इन पीएसयूज का काम होता है रोजगार देना, जो कि अलग अलग प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये बने हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय 35 पीएसयूज बने थे। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उनके कार्यकाल में 4 पीएसयूज बने। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 17 पीएसयूज बने, और मनमोहन के कार्यकाल में 23 पीएसयूज बने। लेकिन इस दौर में तो एक भी पीएसयूज नहीं बने, लेकिन 23 पीएसयूज को सरकार ने भेज दिया। यानी इस दौर में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है रहेगा, तो सरकार का क्या मतलब? एक चुनी की सरकार का मतलब क्या रह जाता है? और जब सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो फिर इस लोकतंत्र के भीतर जो एक चुनी गई सरकार है उसका क्या मतलब होता है?